आज सबसे पहले हम अंकित शर्मा की बात करना चाहते हैं। आप में से कई लोग शायद हम जानते हैं कि इस नाम को अब तक भुला भी दिया गया होगा। अंकित शर्मा आईबी के वही कर्मचारी थे जिनकी साल 2020 के दिल्ली दंगों में बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। मैं वहां पर दंगों को कवर करने के लिए उस जगह पर पहुंची थी जिस गंदे नाले में उनके शव को 1, 2 या 10 बार नहीं बल्कि 51 बार चाकुओं से गोद कर डाल दिया गया था। और इसके बाद उनके शव को जिस गंदे नाले में फेंका गया था उसकी कल्पना करके भी आप हिल जाएंगे, क्योंकि मैं उस जगह से गुजरी थी। उससे इतनी दुर्गंध आती है। उस नाले में क्या कुछ नहीं फेंका हुआ है, कचरे से लेकर पुराने कपड़े, फर्नीचर, जबरदस्त गंदगी और बदबू वाले उस नाले में उनके शरीर को इतनी बेरहमी से मारने के बाद फेंक दिया गया था। अफसोस की बात यह है कि आज 6 साल बाद अंकित शर्मा के लिए इंसाफ मांगने वाला कोई नहीं है और किसी यूनिवर्सिटी में उनके दोषियों को सजा दिलाने के लिए आंदोलन नहीं हो रहे, ना ही नारे लगाए जाते हैं। अंकित शर्मा की ही तरह 52 और लोग मारे गए थे जो दिल्ली के सांप्रदायिक दंगों में बेरहमी से मारे गए, लेकिन इनका कोई नाम तक नहीं जानता है। कोई नहीं जानता कि हेड कांस्टेबल रतन लाल इन दंगों में नफरती हिंसा के शिकार हुए थे। कई लोगों के घरों और दुकानों को इस सांप्रदायिक हिंसा में आग के हवाले कर दिया गया था। इन पीड़ितों की आज कोई बात नहीं करता और ना ही इनके लिए, इन परिवारों के लिए अमेरिका से कोई चिट्ठी आती है। लेकिन जिन लोगों को इन दंगों के लिए आरोपी बनाया गया है, उनके हमदर्द, उनके फैंस भारत से लेकर अमेरिका तक मौजूद है और जमकर अपनी मौजूदगी का पूरे देश को एहसास दिला रहे हैं। और आज हम इन्हीं हमदर्दों का एक ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण करना चाहते हैं। यह वीडियो दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का है, जहां 5 जनवरी को दिल्ली दंगों के आरोपी शर्जिल इमाम और उमर खालिद के समर्थन में विरोध प्रदर्शन हुए। इन्हीं विरोध प्रदर्शनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह की कब्र खोदने के आपत्तिजनक नारे लगाए गए और यह कहा गया कि शर्जिल इमाम और उमर खालिद के साथ ज्यादती हो रही है। बेंगलुरु के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के बाद दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी को भारत का दूसरा सबसे उत्कृष्ट शिक्षण संस्थान माना जाता है। लेकिन सोचिए, अगर ऐसे संस्थानों में दंगों के मुख्य आरोपियों को हीरो बनाया जाए, उन्हें राजनीतिक असहमति का प्रतीक बनाया जाए, देश के प्रधानमंत्री, गृहमंत्री के खिलाफ नारे लगाए जाएं, तो क्या हमें यह नहीं सोचना होगा कि इन विश्वविद्यालयों में कौन सा वैचारिक जहर घोला जा रहा है? आप कर सकते हैं, सरकार के खिलाफ आप प्रदर्शन कर सकते हैं, आप प्रधानमंत्री के खिलाफ प्रदर्शन कर सकते हैं, आप गृह मंत्री के खिलाफ प्रदर्शन कर सकते हैं। लोकतंत्र में असहमति की आजादी है, लेकिन यही असहमति जब गाली बन जाए तो कई सवाल उठते हैं। दिल्ली दंगों में महरूफ अली, आसिम अली, शाह मोहम्मद, मोहम्मद शाहनवाज, मुबारक हुसैन, आसिफ हुसैन, अकील अहमद, शरीफ खान, आमिर खान, अरशद रजा भी मारे गए थे और इन सब का धर्म भी इस्लाम था। आज हमारा सवाल यह है कि अगर उमर खालिद और शर्जील इमाम का सिर्फ मुसलमान होने की वजह से समर्थन किया जा रहा है, तो इन दंगों में मारे गए मुसलमानों की बात क्यों नहीं करता कोई? हम बस ये कह रहे हैं कि ऐसे अनेकों लोग आ जा रहे हैं जो बार बार कह रहे हैं कि उमर खालिद और शर्जील इमाम को इसलिए टारगेट किया जा रहा है क्योंकि वो मुसलमान है। तो आखिर इन मुसलमानों की जिनकी मौत हुई थी, उनके लिए इंसाफ की आवाज हलक से बाहर क्यों नहीं निकलती? आखिर ऐसा क्यों है कि जिन आरोपियों को हमारी अदालतें जमानत नहीं दे रही हैं, उन्हीं आरोपियों का महिमा मंडन होता है, उन्हें जबरदस्ती क्रांतिकारी बनाने की कोशिशें हो रही हैं। इन्हीं क्रांतिकारियों की कुछ बातें आपको अभी सुनाने वाले हैं आज, ताकि आप भी समझ पाएं कि जिन्हें क्रांतिकारी बनाया जा रहा है वो भारत के लिए क्या सोच रखते हैं। एक दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने खुद उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत याचिका को खारिज किया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि इस मामले में उमर खालिद और शर्जील इमाम के खिलाफ ऐसे सबूत मौजूद हैं जिनके आधार पर उन्हें जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि दंगों में इन दोनों आरोपियों की केंद्रीय भूमिका रही है, सेंट्रल रोल इन द रायट्स, और यह बात पूरी तरह गलत है कि इन्हें जेल में रखने से संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन हो रहा है। हालांकि कोर्ट ने केस के मेरिट्स, डिमेरिट्स
इनको सजा होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, इस पर कुछ नहीं कहा है, लेकिन ये कहा है कि केस को शुरुआती तौर पर देखने से ये साफ समझ में आता है कि पूरे जो दंगे दिल्ली के हुए उसमें मुख्य रोल, सेंट्रल भूमिका इनकी थी और इनको बेल ना मिलना किसी भी संवैधानिक हक का उल्लंघन नहीं है। लेकिन सोचिए, इसके बावजूद ये धारणा बनाई जा रही है कि उमर खालिद शर्जील इमाम को उनके धर्म के कारण जेल में कैद करके रखा जा रहा है। हमें ये कहते हुए दुख हो रहा है कि इस देश में दंगाइयों का भी एक फैन क्लब है, और ये फैन क्लब आप इसे ऐसे भी देख सकते हैं कि अभी इन पर दंगे के आरोप हैं, लेकिन दंगे के ही आरोपी क्यों इनके हीरो बनते हैं? ये फैन क्लब अपने दंगा के आरोपियों को हीरो साबित करना चाहते हैं, जबकि शर्जील इमाम उमर खालिद पर जो आरोप है वो बहुत गंभीर है। क्या आपको पता है कि दिल्ली दंगों के वक्त शर्जील इमाम ने यह कहा था कि अगर 5 लाख मुसलमान भी उनका समर्थन करते हैं तो ये लोग चिकन नेक कॉरिडोर को बंद करके उत्तर पूर्व के राज्यों को भारत से अलग कर सकते हैं और इससे सरकार पर दबाव बनाया जा सकता है। बीते दिनों आपने देखा होगा ब्लैक एंड व्हाइट में जब बांग्लादेश की बात आ रही है और वहां से कट्टरवादियों की आवाजें उठ रही हैं, बयान आ रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं बार बार कि चिकन नेक एक छोटा सा है जिस पर बांग्लादेश की बुरी नजर है, वो चाहता है वहां से काटकर, और बार बार धमकी देता है कि हम उत्तर पूर्व के राज्यों को अलग कर देंगे। वही बोली ये शख्स बोल रहा है, ये सामने है आपके। उसे यह भी कहा था कि मुसलमानों को ऐसा करने के लिए एकजुट होना होगा, और जिस इलाके में चिकन नेक कॉरिडोर है वो इलाका मुस्लिम बहुल है। आप बस सोचिए कितनी खतरनाक योजना, और इसमें भारत की संप्रभुता को सीधे सीधे चुनौती दी जा रही थी। लेकिन आज इसी देश में जेएनयू के कुछ छात्र शर्जील इमाम को हीरो बना रहे हैं, महिमा मंडन करके रिहाई की मांग कर रहे हैं। आप पहले उसका ये बयान सुनो। 5 लाख लोग हमारे पास हों ऑर्गेनाइज्ड तो हम हिंदुस्तान और नॉर्थ ईस्ट को परमानेंटली कट कर सकते हैं, पर परमानेंटली नहीं तो कम से कम 1 आध महीने के लिए तो कट कर ही सकते हैं। मतलब इतना मवाद डालो पटरियों पर, रोड पे, उनको हटाने में 1 महीना लगे, है कि नहीं? जाए एयरफोर्स से, असम को काटना हमारी जिम्मेदारी है। असम और इंडिया कट के अलग हो जाए, हमें असम का रास्ता बंद करना होगा फौज के लिए, समझ रहे हैं? फौज के लिए, और जितने भी जो भी यहाँ से सप्लाई जा रहा है बंद करो, और वो बंद कर सकते हैं क्योंकि चिकन नेक्स्ट मुसलमानों का है, वो जो इलाका है मुस्लिम अक्सरियत है। सोचिए, जो व्यक्ति ये कह रहा हो कि अगर असम भारत से अलग हो जाए तभी मुसलमानों की बात सुनी जाएगी, वो व्यक्ति कितना खतरनाक होगा। कह रहा है मुस्लिमों का वो इलाका है इसलिए हम आसानी से ये कर सकते हैं। और ये भी सोचिए कि जब बांग्लादेश के इस्लामिक कट्टरपंथी चिकन नेक कॉरिडोर को लेकर इसी तरह की धमकी देते हैं तो हम उन्हें भारत का सबसे बड़ा दुश्मन बना रहे हैं, और मान रहे हैं, और है भी, और उन्हें भारत विरोधी कट्टरपंथी कहते हैं। लेकिन इस मामले में शर्जील इमाम भी तो यही कह रहा है। वो तो दंगों के वक्त दिल्ली में भी चक्का जाम कराना चाहता था। उसने कहा था कि दिल्ली में दूध, सब्जियां, बाकी जरूरी सामान की सप्लाई बंद हो जानी चाहिए, दिल्ली को अपाहिज बना देना चाहिए। आज कांग्रेस के कुछ नेता शर्जील इमाम और उमर खालिद को अपना वैचारिक राजनीतिक समर्थन दे रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इसी शर्जील इमाम ने महात्मा गांधी को 20वीं सदी का सबसे बड़ा फांसीवादी नेता बताया था, और ये कहा था कि गांधी जी ने रामराज्य की बात कही थी, इसीलिए वो महात्मा गांधी को स्वीकार नहीं करते। इसी शर्जील इमाम ने यह भी कहा था कि अगर दिल्ली में सेना की तैनाती होती है तो इससे दुनिया में भारत सरकार की बदनामी होगी और इससे मुसलमानों की छवि को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। हमें हैरानी होती है कि ऐसे लोगों के लिए जेएनयू में विरोध प्रदर्शन हो रहा है, इनके समर्थन में विरोध प्रदर्शन हो रहा है, इनके लिए अपने देश के प्रधानमंत्री, गृहमंत्री की कब्र खोदने की बात हो रही है। यह बोला जा रहा है कि एक कब्र जेएनयू की धरती पर खोदी जाएगी। इस मामले में जेएनयू प्रशासन का आधिकारिक बयान आया है जिसमें यह कहा गया है कि इन नारों को लोकतांत्रिक विरोध नहीं माना जा सकता। ये यूनिवर्सिटी के नियमों के खिलाफ है और इससे देश की सुरक्षा प्रभावित होने का अंदेशा है। इसके अलावा जेएनयू प्रशासन ने इस मामले में एफआईआर करने की भी सिफारिश की है, लेकिन दिल्ली पुलिस ने अब तक प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया है। यह पहली बार नहीं है जब जेएनयू में इस तरह के नारे लगे। आपको ये दिखाते हैं हम, ये चिट्ठी है, वो चिट्ठी है जिसमें जेएनयू की तरफ से दिल्ली पुलिस से ये गुजारिश की गई है कि वो इस मामले में केस दर्ज करें, एफआईआर दर्ज करें और फिर उसकी जांच करें। अब जेएनयू में इस तरह के नारे पहले भी लग चुके हैं। जेएनयू वही संस्था है जहां साल 2016 में अफजल गुरु के समर्थन में भी नारे लगे। सिलसिला अगस्त 2019, नवंबर 2019, जनवरी 2020 में दोहराया गया। सोचने वाली बात यह है कि आज जब सुप्रीम कोर्ट से उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत याचिका खारिज होने के को उनको धर्म से जोड़कर देखा जा रहा है, तो कोई ये नहीं कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसी मामले में गुलफशा फातिमा, मीरान हैदर
मोहम्मद समीर खान, शादाब अहमद, शिफाउर रहमान को सशर्त जमानत दी और ये सारे आरोपी भी मुस्लिम हैं। ऐसा क्यों है कि जिन आरोपियों को जमानत मिलती है उनके धर्म को नजरअंदाज किया जाता है, जिन्हें जमानत नहीं मिलती उनके धर्म को मुद्दा बनाया जाता है, जबकि सच ये है कि अदालत आरोपियों का धर्म नहीं, उनका अपराध देख। अंग्रेजी का एक शब्द है गैस लाइटिंग। गैस लाइटिंग उसे कहते हैं जब कोई व्यक्ति किसी पक्ष से इतना प्रभावित हो जाता है कि वो गलत को सही, झूठ को सच मानकर जीने लगता है और नैतिकता की ऐसी गैस लाइटिंग में फंस जाता है जहां से उसके लिए ब्लैक व्हाइट हो जाता है और व्हाइट ब्लैक। इस मामले में उमर खालिद और शर्जिल इमाम को लेकर गैसलाइटिंग की जा रही है। उन्हें दंगों का आरोपी कहने के बजाय क्रांतिकारी बनाकर देश के सामने पेश किया जा रहा है, जबकि सच ये है कि उमर खालिद और शर्जिल इमाम की जमानत याचिकाओं पर ट्रायल कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कई बार सुनवाई हुई। कई बार इन अदालतों ने लंबी लंबी बहसें की, जिसके बाद उनकी नियमित जमानत को बार बार खारिज किया गया। लेकिन इसके बावजूद गैस लाइटिंग करके ये धारणा बनाई जाती है कि इन दोनों आरोपियों को बिना आधार के जेल में रखा जा रहा है, इनके साथ बहुत नाइंसाफी हो रही है। उदाहरण के लिए पिछले हफ्ते, ये आपको जरूर देखना चाहिए, न्यूयॉर्क शहर का ये मेयर, न्यूयॉर्क शहर का मेयर बनने के बाद भारतीय मूल के जोहरान ममदानी ने उमर खालिद को एक चिट्ठी भेजी और इसमें यह लिखा था कि उन्हें उमर खालिद के माता पिता से मिलकर बेहद खुशी हुई, उन्हें उमर खालिद की चिंता है। बड़ी बात यह है कि उमर खालिद के पिता दिसंबर महीने में अमेरिका गए थे और वहां उन्होंने जोहरान ममदानी से मुलाकात करने के बाद उनसे इस मामले में समर्थन मांगा था और बाद में जोहरान ममदानी ने उमर खालिद के पिता की मुलाकात अमेरिका के 8 सांसदों से भी कराई थी। ये वही सांसद है जिन्होंने पिछले हफ्ते भारत सरकार से उमर खालिद को जमानत देने और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अनुसार समय पर उनके मामले की सुनवाई कराने के लिए कहा था और ये माहौल बनाया गया था कि भारत में उमर खालिद के साथ नाइंसाफी हो रहा है, अन्याय हो रहा है। अब आप समझिए, ये तो कुछ ऐसा ही मामला हो गया कि यहां के किसी अपराधी को छुड़ाने के लिए लखनऊ के मेयर की चिट्ठी ली जाए, जैसे न्यूयॉर्क के मेयर की चिट्ठी आई। कुल मिलाकर एक प्रोपेगेंडा बनाने की कोशिश है भारत के विरोध में और ऐसे में देश के लोग जब शामिल होते हैं तब बात दुख की होती है।